मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग तीन टाइप के पढ़ने जा रहे हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी खास बात यह है कि जब आप किसी भी डायामैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि गोल्ड या सिल्वर, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, कॉपर, जिंक, लीड और मरकरी, डायमंड, ग्लास, वाटर, अल्कोहल, एयर, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सभी एग्जांपल्स हैं किसके? डायामैग्नेटिक मटेरियल के। ये डायामैग्नेटिक मटेरियल में यहाँ पर जो डाया शब्द है उसका मतलब ये होता है कि उल्टा काम कर देना। ठीक है, देखो डायपोल में डाया का मतलब होता है दो पोल, डाया मतलब दो। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक मतलब कि डाई मर गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो डाया का मतलब है उल्टा काम कर देने वाला। अब यहाँ पर उल्टा काम क्या होता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर गोल्ड मटेरियल को, है ना, जो कि डायामैग्नेटिक मटेरियल है, इसको आप चाहते हो कि ये मैग्नेटाइज हो जाए, तो इसको मैग्नेटाइज करने के लिए आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया H। जब आपने एक्सटर्नली मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया और ये जब मैग्नेटाइज हुआ तो पता चला कि जब इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई तो आपको ये पता चला कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट बनता है ना। तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर वो मान लो कि अभी यहाँ पर -x डायरेक्शन में बना, आपने अप्लाई किया था मैग्नेटाइजिंग फील्ड पॉजिटिव x डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, तो रिजल्ट हमको अपोजिट डायरेक्शन में मिला, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में मिला। मतलब कि टोटल जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में बना। किसके अपोजिट? मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट, उल्टा काम हो गया। तो बच्चों, डायामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं कि जब अगर हमने एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड, ये हम एक एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड बनाते हैं और हमने क्या किया है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक्सटर्नली अप्लाइड है और जिसका उद्देश्य, जिसका एम है किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करना, तो ऐसे एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, अब देखो, जब हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो किस टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल है? ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल की क्या खास बात है कि अगर यहाँ पर देखो पॉजिटिव x डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाइड है, तो जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएंगी, तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है ना, वो इस अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा ऐसे। ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, इसका मतलब ये होता है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर वैसे भी होता क्या है? वो होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नेट या टोटल किसका? इस पीस का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये आ गई -x डायरेक्शन, ये। ठीक है ना, तो हमने देखा कि यहां पर h की और m की डायरेक्शन अपोजिट है। मैं आपको यहां नाम लिख दूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये जो वेक्टर है इसका नाम है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। ठीक है, और ये जो मैंने स्मॉल m टोटल लिखा हुआ है, ये क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टोटल। अब इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये तो आपको ध्यान में है ना। ठीक है, अब एक और खास बात ये है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डायामैग्नेटिक मटेरियल में आ तो जाती हैं पर वो प्रॉपर्टीज कम होती हैं। मतलब कि जो ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर बना है ना, इसका मैग्नीट्यूड कम होता है बाहर से अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड से। ये कह रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो आई पर कम मात्रा में आई। और खास बात कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से आई कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में आई। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसे डायामैग्नेटिक मटेरियल कहा है। इसके एग्जांपल तो अभी तुमने मेरे से सुन ही लिए हैं। अब देखो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ना, वो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर डिवाइडेड बाय
मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है, ये हमने पढ़ा था ना। अब इसकी खास बात क्या है? पहली बात ये है कि मैग्नेटाइजेशन वेक्टर वो छोटा है, मतलब मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम होता है अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड से, तो इसका जो वैल्यू है वो लेस देन 1 तो आने ही वाला है। और साथ ही साथ अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो देखो ये लेस देन 1 आने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं वेक्टर को ध्यान में रखूं, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने से जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये होता है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी होती है ना वो नेगेटिव होती है। ठीक है, अब देखो एक से छोटा, यहां पर मैग्नीट्यूड, किसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं? अगर हम डायरेक्शन को भूल जाएं, ठीक है, तो जो ससेप्टिबिलिटी है ना वो तो एक से छोटी है, हाँ, लेकिन 0 से बड़ी है, क्योंकि थोड़ी सी मात्रा में तो मैग्नेटाइजेशन मिला ना, ठीक है, भले अपोजिट डायरेक्शन में मिला पर थोड़ी सी मात्रा में मिला। ओके, इसका मतलब यह है कि अगर मैं ये डायरेक्शन की बात ना करूं, मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो जो ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो 1 से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस नेगेटिव साइन को ध्यान में रख लूं, मतलब कि मैग्नेटाइजेशन वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन को ध्यान में रख लूं, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, देखो ध्यान से, -1 से बड़ा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लेकिन 0 से छोटा है ये। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या ध्यान में रखना है? फाइनली आपको ये ध्यान में रखना है ये। ठीक है, ये तो मैंने तुमको समझाने के लिए बताया था। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, और डायरेक्शन अपोजिट है इसकी और इसकी, तो ये मुख्य बात है, ध्यान में रखना। अच्छा, ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना, इनको मैग्नेटाइज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी गोल्ड को मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देना चाहता हूं ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देख ही रहे हो कि ये मैग्नेटिक डायामैग्नेटिक मटेरियल काम ही उल्टा करता है। ठीक है, अच्छा, ये जो ससेप्टिबिलिटी है ना, ये ससेप्टिबिलिटी प्रोपोर्शन में होती है एटॉमिक नंबर के। ये जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा ससेप्टिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बनेगी। लेकिन डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में ससेप्टिबिलिटी चाहे कितनी भी हो वो इस रेंज में आएगी, है ना, ये रेंज तो पक्की रेंज है। अच्छा, ये जो ससेप्टिबिलिटी है ना ये इंडिपेंडेंट है, किससे इंडिपेंडेंट है? टेम्परेचर से। मतलब टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा हो ना डायमैग्नेटिक मटेरियल का, तो उसका इफेक्ट, किसका? टेम्परेचर के कम ज़्यादा होने का इफेक्ट वो ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल पर नहीं आता। अच्छा, अब मैं आपको एक इफेक्ट बताने जा रहा हूँ, इसको हम लोग कहते हैं मेजनर इफेक्ट। बच्चों, ये मेजनर इफेक्ट का डायमैग्नेटिक मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली मुझे ये टॉपिक अचानक से ऐसा ख्याल में आया कि इस टॉपिक को मैं कहाँ पर डालूँ। ठीक है, तो इसके लिए ये टॉपिक इतना छोटा है कि इसके लिए कोई अलग से हम वीडियो बना नहीं सकते। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है। ये मेजनर इफेक्ट क्या होता है? तो बीच में ही देखो थोड़ा सा आपका चेंज आ गया। मान लो कि हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है कुछ ऐसे, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ रहा है और आपने क्या किया, यहाँ पर एक सुपर कंडक्टर रख दिया, ये सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर क्या होता है ये तो आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाइड है, बी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ये। अब होगा क्या कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ये सुपर कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे ऐसे चला जाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मेजनर्स इफेक्ट, है ना। तो सुपर कंडक्टर के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही।
अच्छा, अब इस टॉपिक का थोड़ा सा रिलेशन इस डायमैग्नेटिक मटेरियल के साथ क्या है, तो वो ये है कि ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है ना, तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टोटल अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बनाते हैं। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सपोज ये मैंने बनाया, ये एक डायामैग्नेटिक मटेरियल में बना रहा हूँ, ठीक है, ये एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है ऐसे, ठीक है। तो ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है ना, ये हमेशा अपोज करता है, मतलब कि एक रिपल्शन फोर्स क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, ठीक है, क्योंकि इसको तो क्या करना है, विरोध करना है ना। अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच इस डायरेक्शन में है तो ये अपना मैग्नेटिज्म अचीव करता है, मतलब कि मैग्नेटाइजेशन वेक्टर बनाता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको तो अपोज करना है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का विरोध करता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से शिफ्ट होकर के पास हो जाती हैं ऐसे। ऐसे तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डोंट वांट टू पास फ्रॉम डायामैग्नेटिक मटेरियल। ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है, तो दोनों का इफेक्ट सेम था ना, है ना, इसीलिए मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया। अब वैसे भी मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं, अच्छे कंडक्टर्स के एग्जांपल्स में क्या आता है, गोल्ड, सिल्वर, ये सब अच्छे कंडक्टर्स है ना, ठीक है। और डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल में मैंने आपको क्या बोला था, यही सब तो बोला था, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लीड, ये सब तो बोला था, जिसमें जो अच्छे कंडक्टर्स हैं वो गोल्ड है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ सिमिलरिटी भी है, इसीलिए इस टॉपिक को यहाँ पर ले लिया गया। अब बच्चों, प्रश्न ये है कि ये घटना, ये होता क्यों है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका आंसर हम लोग समझने वाले हैं। ये ऐसा क्यों हुआ कि डायमैग्नेटिक मटेरियल ये दूर भाग जाना चाहता है मैग्नेटिक फील्ड से, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायमैग्नेटिक मटेरियल से दूर भाग जाना चाहती है, ये क्यों हुआ, इस प्रश्न का भी तो उत्तर चाहिए ना। चलो, इसका आंसर मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो भी रीज़न देने वाले हैं उसका रिलेशन तो इलेक्ट्रॉन के साथ में रहेगा, ठीक है। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना, उन मटेरियल्स, अरे कोई भी मटेरियल किसका बना होता है, एटम का बना होता है। एटम में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है ना, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी खास बात यह है कि वो पेयर्स में होते हैं, और वो कुछ ऐसा पेयर बनाते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मोशन है वो अपने पेयर वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन से अपोजिट होता है, ठीक है। इस बेस को लेकर के हम अब देखो आगे समझने वाले हैं। एक चीज़ और मैं बच्चों को बार बार बताता रहता हूं कि मैं आप लोगों की समझदारी में कोई कमी न रह जाए, इस कारण से हर एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक बताता हूं। उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी बेसिक हैं, सामान्य हैं, जिनको मैं बताने से चूकता नहीं हूं। तो जिन बच्चों को, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में मैंने कुछ वीडियोस पहले बताया था, तो जिन बच्चों को इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बिल्कुल क्लियर कट था, जिन्होंने पहली बार मुझसे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बारे में टोटल जानकारी ले ली थी, तो उनके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। वहाँ पर मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी, केसेस बताए थे, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को समझाते हुए बताए थे। तो आपके पास में जो मेरे द्वारा भेजे हुए नोट्स रखे हुए हैं, तो आप उन नोट्स को देख करके तुरंत समझ सकते हो कि ये टॉपिक मुझे ठीक तरीके से मालूम है या नहीं है। अगर आपको ठीक तरीके से, बिल्कुल ठीक मालूम है, तो ऐसे केस में आप उस पर्टिकुलर मेरे वीडियो लेक्चर को आप आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। आप उसको छोड़ करके आगे भी जा सकते हो। तो इस बात का आपको ख्याल रहे, जो बच्चे नए जुड़ते रहते हैं तो उनको बताने के लिए मैं बीच बीच में ये बात बोल दिया करता हूँ। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, करते क्या कमाल हैं। तो हमने चर्चा ये करी कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से पेयर में होते हैं कि उनका ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे से अपोजिट होता है। तो देखो, ये मैं ऑर्बिटल मोशन का जो पाथ है ना वो बना लेता हूँ, ठीक है। तो एक मुझे यहाँ पर दो पाथ आपको बना करके बताने पड़ेंगे, एक पाथ ये और दूसरा पाथ ये, ठीक है। अब डायरेक्शन चूज किए लेते हैं, जैसे कि
ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने जो कंसिडर किया है, इसका लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मानो v0। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर लो। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से पेयर में है कि देखो ये जो लीनियर वेलोसिटी भी अपोजिट अपोजिट जा रहा है ना, ठीक है। अच्छा, इसको आप चाहो तो एक पर्टिकुलर स्पीड भी मान सकते हो, v0 स्पीड। ये v0 स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन की घूमने की डायरेक्शन को ये माना एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जो पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज चलेगा ऐसे, ये, ठीक है। अब ये जानते हो ना बच्चों कि जो ये इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन होती है ना, उससे अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट का फ्लो होना मानते हैं। मतलब मैं यहाँ पर ये मान सकता हूँ कि करंट की डायरेक्शन ये रही, और यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन बन रही है वो करंट की डायरेक्शन ये रही, ठीक है। तो देखो करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट बन रही है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो करंट की डायरेक्शन बना रहा है वो क्लॉकवाइज है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, ठीक है। तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से पेयर में होते हैं। अब आगे प्रश्न है, सर पेयर में तो है, उससे क्या? चलो देखते हैं उससे क्या होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ना, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल कुछ इस तरह से मोशन कर रहा है ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, ये जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। तो अगर सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रल सीकिंग फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ये, ओके। यहां पर आ जाओ, यहां पर भी जो इलेक्ट्रॉन है भले ये क्लॉकवाइज चल रहा है, उसके बावजूद भी चल तो एक सर्कुलर मोशन में रहा है ना। तो यहां पर इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो पक्का होगा, वो किस डायरेक्शन में है? टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्शन में है। अच्छा, अब देखो इस सर्कुलर लूप के लिए, ये एक सर्कुलर लूप है जहां पर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो इस सर्कुलर लूप के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करो और ये बताओ कि इस सर्कुलर लूप में अगर करंट पास हो रहा है, सर्कुलर करंट पास हो रहा है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा ना? बिल्कुल बनेगा। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड थंब रूल यूज करो। यहाँ पर सर्कुलर मोशन किसका हो रहा है? गोल गोल कौन घूम रहा है? करंट घूम रहा है। तो राइट हैंड ले लो, अपनी फिंगर को करंट की डायरेक्शन में ऐसे कर्ल करो, ठीक। अच्छा, अब ये जो थंब की डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बनेगी। चलो मैं कर्ल करूं, ये मैंने करंट की डायरेक्शन में, मैं किस केस की बात कर रहा हूं? इस केस की बात कर रहा हूं। करंट की डायरेक्शन में मैंने ये कर्ल किया अपनी फिंगर्स को, ठीक है, ऐसे। मेरी फिंगर्स की कर्लिंग डायरेक्शन अब क्लॉकवाइज है। तो मेरा देखो थंब आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि ये इनसाइड टू द पेज जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा वो इनसाइड टू द पेज बनेगा ऐसे, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अब मैं इस केस की बात करता हूँ, ठीक है। इस केस में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एक काम करते हैं, करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। फिंगर्स के कर्लिंग की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो थंब की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कमिंग अपवार्ड फ्रॉम द पेज। अब पता है ना कमिंग अपवार्ड फ्रॉम द पेज डायरेक्शन क्या होता है? 11th से समझा रहा हूँ बच्चों। अब मत बोलना कि मुझे नहीं पता, नहीं तो पर्सनली मिलने घर पे आऊंगा और कहूंगा कि मेरे लिए लड्डू बाटी बनाओ और खिलाओ। यहां पर ये V0 क्या है? ये इसका नाम दे दो ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है ये टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना बनाता है? तो ये जो टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बना रहा है ना, ये बना रहा है एम नेट, या एम कौन सी डायरेक्शन वाला? अंदर, पेज के अंदर घुसने वाली डायरेक्शन वाला, प्लस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम कौन सी डायरेक्शन वाला?
पेज के बाहर निकलने वाली डायरेक्शन वाला। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब टोटल कितना हो गया, नील बट्टा सन्नाटा 0। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टोटल मिला हमें 0। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये वो कंडीशन थी जब मैंने एक सिंपल डायामैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि गोल्ड को रखा हुआ था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस गोल्ड पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने जा रहे हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैंने ये पास कर दिया। ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो गोल्ड चूंकि एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा, रिपल करके बाहर की तरफ धकेल के भेजेगा। ठीक है। बस वो तो मैंने अप्लाइड की डायरेक्शन बताने के लिए मैंने ऐसे सीधा सीधा लाइन्स बना दी थी। अब ये ऐसा क्यों करेगा, क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपल करेगा देखो, क्यों ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर m अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा ये डायमैग्नेटिक मटेरियल, वो देखना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर है ना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए देते हैं। तो ये जो मैंने ये देखो, ये जो मैंने ये क्रॉस ब्लू कलर से सब किया है ना, इसका मतलब ये होता है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या है, ये बाहर से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है डायमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर वो है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड जो कि एक्सटर्नली है, वो क्या काम करेगा, इस डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने का काम करेगा। इसीलिए मैंने इस फील्ड का नाम रख दिया है H, मतलब कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है। अब देखो, ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ना, ये इस पेपर के अंदर जाती हुई डायरेक्शन में है, मतलब ये डायरेक्शन इनवर्ड टू दी पेज मानी जाएगी। ठीक है। अब देखो, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है। ठीक। तो इस लोकेशन पर इस इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी क्या बनेगा, ये इस डायरेक्शन में v0 बनेगा। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन को देखो, इस इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन वो पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है ऐसे हो रहा है ये। तो इस लोकेशन पर इलेक्ट्रॉन का लीनियर वेलोसिटी क्या बनेगा, ये बनेगा इस डायरेक्शन में v0। ठीक है। अब देखो, जब एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज मोशन करता है तो उस चार्ज के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वो चार्ज जो कि मोशन में है और मल्टीप्लाइड बाय v क्रॉस b, मतलब कि चार्ज की वेलोसिटी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, वेक्टर क्रॉस करना है b के साथ में। ठीक है। इसको आप ऐसे भी पढ़ चुके हो ना कि ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड QVB साइन थीटा बनेगा। थीटा क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, इस थीटा की बात हो रही है। अब ये थीटा कितना है, देखो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन B की डायरेक्शन तो इनवर्ड टू दी पेज है, अंदर की तरफ है ना, और इसकी बात कर रहा हूँ अभी मैं इस केस की, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अभी यहाँ पर है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है। मतलब कि पेज पर की डायरेक्शन पर है, इस साइड। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, और 90 डिग्री पर होंगे मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री पुट करना पड़ेगा। तो साइन थीटा मतलब साइन 90 कितना होता है, साइन 90 हो जाएगा 1। ठीक है। चलो, ये यहाँ पर इतना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, बस आपको याद दिलाने के लिए बोल दिया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के आने वाली है। देखो, आपको क्या करना है, v क्रॉस b करना है। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, हम इस केस की बात करते हैं। तो इस केस में जब आप v क्रॉस b करोगे तो देखो, ये मैं एक प्लेन बना लेता हूँ जिस प्लेन पर अभी मैं वर्क कर रहा हूँ, ये। ठीक है। इसको आप ऐसे समझना कि ये मैंने एक टेबल बना दी है और उस टेबल पर ये सरफेस है। ठीक है। अब है ना, ये सरफेस से अंदर जाती हुई डायरेक्शन में, सरफेस से अंदर जाती हुई डायरेक्शन में ऐसे, ये डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की है। चलो, हमें इसको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल हाल फिलहाल B दिए देता हूँ। ठीक है। और ये जो मोशन हो रहा है इस सरफेस के ऊपर, वो मोशन कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे मोशन हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की बन रही है वो कैसे बन रही है, वो ऐसे बन रही है, ये।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन रही, आपको करना है v क्रॉस b। जब आप v क्रॉस b करोगे ना तो आपका वेक्टर v से b की तरफ घूमेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करना है। जब आपका वेक्टर v से b की तरफ घूमेगा, ठीक है, तो स्क्रू किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा होगा, ये जो स्क्रू है ना तो वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स की डायरेक्शन यहां पर आएगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी, ठीक है। देखो इस लाइन को आप है ना, इस लाइन को आप मान लो कि ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ठीक है। इस वाली लाइन को आप मान लो कि ये वाई एक्सिस वाली लाइन है। तो ये जो जेड एक्सिस वाली लाइन है ना, ठीक है, यहाँ पर हमको फोर्स का डायरेक्शन मिलने वाला है। अब बात ये है ना कि ये जो Q है ये किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो रहा है, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो रहा है, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पर Q का वैल्यू कितना है, तो Q का वैल्यू तो है नेगेटिव ई। अब यहाँ पर हमें V क्रॉस बी करना है, ठीक है, एफ एम। अब देखो बच्चों होगा क्या कि आपने अभी जो ये डायरेक्शन निकाली है, इस डायरेक्शन में यहाँ पर देखो वो मान के आप चल रहे हो कि एक पॉजिटिव Q चार्ज वो ऐसे मोशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई पॉजिटिव Q चार्ज नहीं है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन है तो फिर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। और जब हमने यहाँ पर नेगेटिव लिखा, नेगेटिव पोलैरिटी लिखा, तो ये फोर्स की डायरेक्शन है ना, आपने जिस डायरेक्शन में निकाली है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पलट जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव साइन अब आ चुका है। तो इसका मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन है ना वो कुछ ऐसे हो गई, मतलब कि सेंटर से ये जो आपने सर्कुलर पाथ बनाया इसके सेंटर से दूर जाती हुई डायरेक्शन, ये डायरेक्शन एग्जैक्ट बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब सेंटर से दूर जाती हुई डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन बनेगी, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके चलने की डायरेक्शन क्या है, देखो फिर से, जिसको ये वेक्टर का क्रॉस रूल पता है ना तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, और जिसको ठीक से अभी तक नहीं पता चला था वो देख लो। देखो यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, ये मैंने एक टेबल बनाया, ये टेबल क्या है, ये पेपर का सरफेस है। यहाँ पर नीचे जाती हुई डायरेक्शन में ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, और इस बार है ना जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो हाल फिलहाल इलेक्ट्रॉन को मैं चार्ज नाम दे देता हूँ। तो इस फॉर्मूले के अनुसार v क्रॉस b कितना होगा, तो v क्रॉस b करना है हमको, वेक्टर को v से b की तरफ घुमाना है। जब आप वेक्टर को v से b की तरफ घुमाओगे तो ये वेक्टर किस तरफ आगे बढ़ेगा, ये वेक्टर आगे बढ़ेगा इस तरफ, ऐसे, ठीक है। इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर होनी चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो Q का वैल्यू है, अगेन मैं वही बात करूँगा, यहाँ पर जो Q का वैल्यू है, चार्ज का वैल्यू है वो माइनस ई है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का केस है ये। तो इलेक्ट्रॉन के केस में माइनस ई जब मैंने पुट किया तो माइनस साइन आ गया, तो ये माइनस साइन इस निकाले हुए फोर्स की डायरेक्शन को अपोजिट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है, ये सही सही फोर्स लग रहा है, ये नहीं। तो ये हो गई एग्जैक्ट एफएम की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी है कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, डायरेक्शन सेंटर की तरफ की डायरेक्शन है। तो इसका मतलब कि ये मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ की डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो सेंटर की तरफ की डायरेक्शन में लग रहा है, एफएम, ये, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर आते हैं, देखो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, उस सेंट्रीपिटल फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स सपोर्ट नहीं कर रहा, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब जब मैं इन दोनों का टोटल फोर्स ले लूंगा ना तो ये टोटल फोर्स वो नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर होगा, लेकिन वो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ सी माइनस एफ एम, और डायरेक्शन क्या होगी, सेंटर की तरफ की डायरेक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स में कमी आ गई, सेंट्रीपिटल फोर्स में इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण कमी आ गई। अब हमको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है,
सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है Fc इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है। तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स में कमी आएगी तो जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है उसके मास में तो वो तो कांस्टेंट है। अच्छा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट वो तो कांस्टेंट है, तो कमी किस में आएगी? वेलोसिटी में कमी आएगी। तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो जब वेलोसिटी में कमी आ जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम इंक्रीज हो गया, है ना। वेलोसिटी अगर कम हो जाएगी इसका मतलब ये होता है कि टाइम इंक्रीज हुआ, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इसमें तो कोई चेंज है नहीं। तो वेलोसिटी में कमी आ गई मतलब टाइम में चेंज हो गया, और टाइम में चेंज हो गया मतलब टाइम इसका बढ़ गया। और यहाँ पर आ जाओ, जब टाइम बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगा। इसका मतलब ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना, इसके अंदर आ जाएगी कमी, डिक्रीमेंट हो जाएगा करंट। और जब करंट डिक्रीमेंट हो जाएगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इज इक्वल टू आई इंटू ए होता है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में कमी आ जाएगी। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में मान लो कि कमी आ गई डेल्टा m जितनी, ठीक है। अब हम यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स सपोर्ट कर रहा है। तो जब हम इन दोनों का टोटल लेके बैठेंगे ना, तो वो टोटल कितना हो जाएगा? Fc प्लस Fm। ये टोटल फोर्स हो जाएगा सेंटर की डायरेक्शन में, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स अब बढ़ चुका है। अब यहाँ पर आ जाओ, जब सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है पार्टिकल की। अब देखो, जब पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ जाती है तो यहाँ पर आ जाओ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, तो चेंज टाइम में होगा। जब वेलोसिटी बढ़ जाती है तो टाइम कम हो जाता है। अब करंट की डेफिनेशन में आ जाओ, जब टाइम कम हो जाएगा ना तो करंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट है ना, ये वाला करंट है, इस करंट के अंदर इंक्रीमेंट हो गया, करंट बढ़ गया। अब इस फॉर्मूले के अनुसार m इज इक्वल टू आई ए फॉर्मूले के अनुसार जब करंट बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कुछ बढ़ गया, ये हो गया डेल्टा m, ऐसे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि जिसको वेक्टर्स को क्रॉस करना नहीं आता है, वेक्टर क्रॉस रूल जिनको नहीं मालूम है, तो वो 11th में जो मैंने वेक्टर्स के वीडियोस बनाए हैं उनको ध्यानपूर्वक देख ले। अच्छा, अब फिर से मुद्दे की बात, जब हम ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाइड करने के बाद परिस्थिति जब ये आ चुकी है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहाँ पर इतना बन रहा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस केस में इतना बन रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना बन रहा है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो m टोटल, ओके, वो कितना बनेगा? ये m कौन सी डायरेक्शन में? पेज के अंदर जाती डायरेक्शन में, ये पेज के अंदर जाती डायरेक्शन में, माइनस डेल्टा m, ये कौन सी डायरेक्शन में है? ये भी पेज के अंदर जाती डायरेक्शन में ही है ना, ऐसे, ठीक है। अब अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, m माइनस डेल्टा m, ये जो टोटल बना ना, ये पेज के अंदर जाती हुई डायरेक्शन में बना, इसी को ही मैंने खोल करके ऐसे लिख लिया है, ठीक है। अच्छा, प्लस यहां पर देख लो m प्लस डेल्टा m, m प्लस डेल्टा m, इसकी डायरेक्शन क्या है? पेज से बाहर निकलती हुई डायरेक्शन, आउटवर्ड टू द पेज डायरेक्शन। इसको ओपन करके लिख लो, प्लस m पेज से बाहर निकलती हुई डायरेक्शन, प्लस डेल्टा m पेज से बाहर निकलती हुई डायरेक्शन। ओके, अब देखना, आप इसे ध्यान से देखिए, m पेज से अंदर जाती डायरेक्शन प्लस m पेज से बाहर जाती डायरेक्शन, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, अब यहां पर देखना, माइनस डेल्टा m पेज से अंदर जाती डायरेक्शन, इसका मतलब अगर मैं इस माइनस को हटा दूं तो ये जो डायरेक्शन है ना वो पलट जाएगी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं इस माइनस को हटा रहा हूं, मैं यहां पर प्लस किए देता हूं, तो इस डायरेक्शन को मैं पलट दूंगा, ठीक है। डेल्टा m और डायरेक्शन को मैंने पलट दिया, प्लस ये बच गया डेल्टा m पेज से बाहर निकलती डायरेक्शन। तो इसका आंसर क्या आया?
टू डेल्टा एम पेज से बाहर निकलती डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो एम टोटल मिला है ना हमको, ये एम टोटल टू डेल्टा एम मिला है, वो भी पेज से बाहर निकलती डायरेक्शन में। अब आपने यहाँ पर देखा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अप्लाई किया था, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो पेज से अंदर जाती डायरेक्शन में है ना, ये सब पेज से अंदर जाती डायरेक्शन में है। तो जब आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल, कौन सा, डायामैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर पेज से अंदर जाती डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करोगे, तो टोटल इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित होने वाला, इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित हो चुका, इन्फ्लुएंस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो पेज से बाहर निकलती डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या सीखा कि आपका जो H है ना, वो अगर पेज के अंदर जाती डायरेक्शन में है तो इसका रिजल्ट ये आएगा कि इन्फ्लुएंस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो पेज से अंदर जाती डायरेक्शन में है। मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुए ना, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये दोनों यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्यों जब किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर बाहर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड सपोज राइट हैंड साइड डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है, तो क्यों ऐसा होता है कि जो मैग्नेटाइजेशन है वो मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M, जो कि नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वो क्यों अपोजिट डायरेक्शन में बनता है।